वेलकम टू बैक माय चैनल एग्जाम परसों। आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं, आज मैं आपके लिए क्लास 2 साइंस का लेकर आई हूँ। पार्ट 1 आपने कल देखा होगा। आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ। उसके आगे देखिएगा क्या था मेरा। अब आया निर्जीव वस्तुएं। ओके, कल सजीव बताया था। निर्जीव वस्तुएं मैं बता रही हूँ। आइए देखते हैं। निर्जीव वस्तुएं। ओके, वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता। वे वस्तुएं जिनमें वृद्धि एवं विकास नहीं होता निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुएं प्रायः मानव निर्मित होती हैं। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो मानव निर्मित इसलिए होती हैं क्योंकि वो हम लोग ही बनाते हैं। हमें आप में से कोई बनाता है। जैसे उदाहरण कुर्सी हम ही लोग तो बनाते हैं ना। ऐसी ये निर्जीव वस्तुएं हैं। मेज, गाड़ी आदि, मतलब जिसमें जीव ना हो, चल फिर ना सके, बोल ना सके। ओके, उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे है मेरा सजीव निर्जीव में अंतर। ओके, ये अंतर आपका बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ओके, तो सजीव एक तरफ मैंने सजीव लिखा, एक तरफ मैंने निर्जीव लिखा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में अगर लिखने को आ जाए अंतर तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। ओके, मतलब एक तरफ सजीव एक तरफ निर्जीव, बीच में लाइनिंग कर लेंगे। अलग अलग मत लिखना, नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिखना, नंबर पूरा मिलेगा। जैसे पहला है, सजीव को ऊर्जा प्राप्त हो तो भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव को ऊर्जा प्राप्त हो तो भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्योंकि सजीव उनमें जीव होता है भाई, चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे, उन्हें भूख तो लगेगी ना, तो भोजन की आवश्यकता होगी। आइए निर्जीव में देखते हैं। निर्जीवों को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, जैसे निर्जीव मैंने क्या बताया, कुर्सी है, ठीक है, मेज है, तो इन्हें तो वैसे भी नहीं होती है भोजन की आवश्यकता। दूसरा देखते हैं, सजीवों में गति होती है। जो मतलब सजीव होते हैं उनमें जीव होता है, चल फिर सकते हैं, इसीलिए उनमें गति होती है। दूसरा, निर्जीवों में गति नहीं होती। समझ रहे होंगे निर्जीव, ठीक है, गति नहीं होती है। नंबर 3 देखिएगा क्या है। सजीव श्वसन करते हैं जिसके द्वारा इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और इनमें श्वसन क्रिया नहीं होती है। सभी सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया में अपना बड़ पदार्थ बाहर निकालते हैं। निर्जीव में उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। ठीक, याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पांचवा था ना, सजीव प्रजनन क्रिया करके अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं। जैसे हम लोग जीव है ना, सजीव है, मान लो हम लोग तो अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करते हैं। निर्जीव में यह क्रिया नहीं होती है। ठीक, सभी जीवधारियों में जीवन चक्र चलता है, निर्जीवों में जीवन चक्र नहीं चलता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं पौधों और जंतुओं में समानता तथा अंतर। ठीक है बच्चों, पौधों और जंतुओं में समानता तथा अंतर। पौधों और जंतुओं में समानता, वृद्धि जंतुओं तथा पौधों में वृद्धि होती है, समय के साथ साथ वे बड़े होते हैं। ठीक है, जंतु हैं या पौधे हैं, वृद्धि भी होती है, समय के साथ साथ बड़े होते हैं।
आकार। जंतुओं का आकार निश्चित अवस्था में ही फैलता है, जबकि पौधों का आकार विशाल रूप ले लेता है। श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया। पौधे श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक, समझ जाओ। आगे देखते हैं भोजन। जीव जंतु प्राकृतिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि पौधे पृथ्वी में उपस्थित खनिज लवणों एवं खाद्य पर निर्भर रहते हैं। नंबर 5, पानी की आवश्यकता। जंतुओं तथा पौधों को अपने जीवन काल को बढ़ाने के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। पानी नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। जीवन काल के लिए पानी की तो आवश्यकता है ही, हम लोग जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मानव के लिए आवश्यकता। ठीक, अब मानव के लिए देखें क्या आवश्यकता। जीव जंतु तथा पौधे दोनों ही मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। पौधों से खाद्य पदार्थ, इमारती लकड़ी आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं तथा भी मनुष्य के लिए खाद्य रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। रोग। जंतुओं तथा पौधों को रोग लगते हैं। अधिक रोग फैलने से ये दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जुकाम हो गया थोड़ा बहुत ज़्यादा, तबीयत ठीक नहीं है। आगे देखते हैं पौधों और जंतुओं में अंतर। ठीक है, ये मैंने बता दिया है ना। पौधों में ऊपर की वृद्धि होती है, ये काफ़ी ऊंचाई तक बड़े हो जाते हैं, जबकि जंतु कुछ ऊंचाई तक ही बड़े होते हैं। ठीक है। दूसरा देखिए, पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ही बढ़ते हैं, जबकि जीव के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 3, जीव अपने भोजन के लिए पौधों का उपयोग करते हैं, जबकि पौधे अपने भोजन के लिए जीव का उपयोग नहीं करते। नंबर 4, पौधे एक ही स्थान पर स्थिर रहकर बड़े होते हैं, जबकि जंतु गति अवस्था में चलकर बड़े होते हैं। देख लीजिएगा, पौधा हम लोग जहाँ लगा देते हैं अपनी जगह पर ही तो वो बड़ा होता है, और हम लोग जो जंतु है वो चल फिर के गति करके बड़े होते हैं। 5वां, ये देखिए, पौधों पर ऋतु परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, जबकि जंतुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पौधे पर तो ऐसा प्रभाव पड़ता है, जैसे गर्मियों में देखिएगा पतझड़ आ जाता है तो सारे पत्ते गिर जाते हैं। बरसात में देखिए पौधे हरे भरे रहते हैं। ठीक है, यही है मौसम परिवर्तन, ऋतु परिवर्तन। जंतुओं और वनस्पतियों में वातावरणीय अनुकूलन। एनवायरमेंटल एडेप्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्रत्येक जीवधारी ऐसे आवास में रहना पसंद करता है जो उसकी सभी अथवा अधिकतर आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अर्थात कोई भी जीव जाति यदि सफलतापूर्वक बने रहना चाहती है तो उसे अपने आवास की परिस्थितियों एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है, अन्यथा वह कालांतर में समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने के लिए समय समय पर जीवधारुओं को अपनी रचना एवं क्रियाकलापों में अनेक परिवर्तन लाने पड़ते हैं। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, अनुकूलन की परिभाषा। ठीक है, याद कर लेना, आ जाता है। अनुकूलन की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। अनुकूलन जीवधारियों एवं वनस्पतियों की वह क्षमता है। अनुकूलन जीवधारियों एवं वनस्पतियों की वह क्षमता है जिसके द्वारा वे कालांतर में ऐसे रचनात्मक व क्रियात्मक लक्षणों का विकास कर लेते हैं जिनकी सहायता से वे अपने आवास में सफलतापूर्वक जीवन यापन करते हैं।
वह प्रजनन करके अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रखते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मरुस्थलीय चूहे मैदानी चूहों की अपेक्षा मरुस्थल में जल्दी अच्छी प्रकार से रह सकते हैं। दूसरा, मरुस्थल में ऊँट अन्य जानवरों की अपेक्षा अधिक सुगमता से रह सकता है। तीसरा, पक्षी आकाश में तथा मछलियाँ पानी में रहने के लिए अनुकूलित होती हैं। ठीक, विभिन्न प्रकार की अनुकूलताएं। ठीक है, जीवधारियों में 2 प्रकार की अनुकूलताएं मिलती हैं। नंबर 1, संरचनात्मक अनुकूलन। नंबर 2, क्रियात्मक अनुकूलन। तो पहला नंबर देखिएगा, फर्स्ट नंबर संरचनात्मक अनुकूलन। जब किसी जीवधारी के शरीर की रचना में कुछ ऐसे परिवर्तन हों जिनसे उस जात को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो तो इसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जैसे पक्षियों में उड़ने के लिए पंख विकसित होना जरूरी है। ठीक है। दूसरा है क्रियात्मक अनुकूलन। जब किसी जीवधारी की शारीरिक क्रिया में कोई ऐसी विशेषता आ गई हो या कोई ऐसे परिवर्तन हो गए हों जिनसे उसे अपने आवास में रहने व फैलने फूलने में अधिक सहयोग मिले तो इसे क्रियात्मक अनुकूलन कहते हैं। जैसे मरुस्थलीय चूहों को कम पानी की आवश्यकता होना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आपका एग्जाम परसों में स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।